प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, सभी चैप्टर के जो सूत्र हैं, एक साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। तो इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, सभी चैप्टर के जो सूत्र हैं, वो एक साथ आपको मिलने वाले हैं। तो साथ में आपको अपनी जो नोटबुक है वो जरूर लेकर बैठना है। साथ साथ में आपको इन फॉर्मूलों को साथ साथ में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी है वो बताई जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फॉर्मूलाज क्लास 10th मैथ्स, यानी कक्षा 10 गणित के सभी सूत्र आपको एक साथ मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सभी बोर्ड के लिए है ये वीडियो, सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो सभी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो ये फॉर्मूले ज़रूर याद करें, क्योंकि बगैर फॉर्मूले के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैथ्स में। और मैथ्स में अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है और पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं मैथ्स में, तो ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट है आपके वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर वाला जो चैप्टर है इसमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं एचसीएफ एवं एलसीएम में संबंध। एचसीएफ क्या होता है आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम क्या होता है आपके लघुत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम 4 और फॉर्मूले नए बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मेरे को एचसीएफ ज्ञात करना है तो दूसरा फॉर्मूला आपके बनेगा एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एलसीएम। अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। और अगर आपको प्रथम संख्या ज्ञात करना है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे दूसरी संख्या। और अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी सेकंड नंबर, अगर आपको सेकंड इंटीजर या सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे में क्या आएगा आपके प्रथम संख्या यानी फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर। उसके बाद में देखिए इस चैप्टर में आप देख सकते हैं टोटल, यहाँ पर एक मैंने मेन फॉर्मूला आपको बताया है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद में 4 ये नए फॉर्मूले हैं, ये इसी फॉर्मूले से बने हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर में और कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है आपके, दूसरा अध्याय है, दूसरी प्रश्नावली है आपके बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बहुपद वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, और जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। यानी सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको, फॉर्मूलों की जो लिस्ट है वो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर 2 आपके बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपके शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। साथ साथ में मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, तो वो साथ साथ में लिख सकते हैं। शून्यकों का योग इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सम ऑफ जीरोज। और एल्फा प्लस बीटा भी आप बोल सकते हैं। तो बराबर में आपके फॉर्मूला है माइनस का बी बट्टा ए, या फिर आप लिख सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस अक्स का गुणांक बट्टे अक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, यानी कोफिशिएंट ऑफ अक्स और बट्टे कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर। उसके बाद में देखिए दूसरा फॉर्मूला है आपके शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना है एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपके सी बट्टा ए,
या फिर अचर पद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी आप कह सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है आपके द्विघात बहुपद, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर आपको फाइंड करना है, द्विघात बहुपद अगर आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपके अक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शून्यकों का योग इंटू अक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल और इक्वल क्या होता है आपके 0, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर 2 के अंदर 3 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपके। और उसके बाद में तीसरा चैप्टर है आपके, चैप्टर थर्ड है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको याद रखना है रैखिक समीकरण के हल। अगर आपको रैखिक समीकरण के हल पूछा जाए तो रैखिक समीकरण के जो हल वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अद्वितीय हल, और दूसरा है अनंत हल, और तीसरा है कोई हल नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग सिचुएशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें हल क्या होंगे आपके अद्वितीय हल होगा, या फिर आप बोल सकते हैं केवल एक हल। उसके बाद में दूसरी सिचुएशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें तीनों बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं अनंत हल होंगे, या फिर आप कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरी सिचुएशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर है, इसका मान बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं हल क्या कह सकते हैं, कोई हल नहीं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि रैखिक समीकरण के युग्म। तो रैखिक समीकरण के युग्म है वो 2 प्रकार के होते हैं, संगत और असंगत। ये आपको याद रखना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। संगत कब होगा, जब संगत कब होगा, जब सभी मान बराबर होंगे या फिर सभी मान बराबर नहीं है, तब संगत होगा। जो अदर सिचुएशन है उसमें क्या होगा, असंगत, ये आपको याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट है आपके a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसमें मान बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपके संगत हो जाएगा। और सेकंड है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें सभी मान क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसमें भी क्या होगा, युग्म संगत होगा। और इसमें तीसरी सिचुएशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, युग्म असंगत होगा। उसके बाद में रैखिक समीकरण द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं, अगर आपको रेखाएं पूछते हैं तो रेखाएं हैं वो ग्राफ में 3 प्रकार से बनती हैं। एक तो प्रतिच्छेदी रेखा बनती है, दूसरी संपाती रेखा बनती है, एक आपके समांतर रेखा। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन आपको दे रखी है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो इसमें जो रेखा बनेगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। और दूसरी सिचुएशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें जो सिचुएशन है, इसमें जो रेखा है वो कैसी बनेगी, संपाती रेखा। और तीसरे में है a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं हैं, वो समांतर रेखाएं होंगी। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें चैप्टर 3 में आपके जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, ओनली यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद में चैप्टर 4 है आपके द्विघात समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है द्विघाती सूत्र। कभी कभी सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। और ये एक श्रीधराचार्य वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट है जिसने ये सूत्र दिया था। तो यहाँ पर देखिए माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैंने लिखा है नोट, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पर देखिए a क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें a क्या है, यहाँ पर a है आपके अक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर b क्या है, अक्स का गुणांक, और यहाँ पर c की बात करें तो c क्या है आपके अचर पद, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला है आपके द्विघात समीकरण का विविक्तर। अगर आपको ज्ञात करना है तो विविक्तर को d से दर्शाते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होगा आपके b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद रखना है। तीसरा है आपके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट,
ये आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें 3 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इस सिचुएशन में क्या जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और सेकंड सिचुएशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर 0 के बराबर में है तो मूल कैसे होंगे, आपके वास्तविक व बराबर होंगे। और तीसरी सिचुएशन है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इस सिचुएशन में मूल कैसे होंगे, आपके इसमें कोई मूल नहीं होगा, या आप बोल सकते हैं काल्पनिक। और उसके बाद में चैप्टर 5 है आपके, चैप्टर नंबर 5 आपको दे रखा है समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें पदों का अनुक्रम। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा पद है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A2 से। और A2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। यानी जो पद आपको ज्ञात करना है D एक कम करके लिखना है आपको, और A प्लस सब में आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा पद है इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A3 से। तो A3 बराबर A प्लस 2D, यानी तीसरा पद ज्ञात करना है तो D एक कम करके लिखना है A प्लस 2D। उसके बाद में अगर आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो 10वें पद को आप प्रदर्शित करेंगे A10 से, और A10 बराबर होगा A प्लस 9D, यानी D है वो एक कम करके लिखना है। अब यहाँ से देखिए मैं आपको पूछता हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर, तो और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको 50वां पद ज्ञात करना है यानी A50 आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा आप यूज करेंगे। तो A50 बराबर क्या होगा, यानी 50वां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर देखिए जहाँ A आपके प्रथम पद है, यहाँ पर जो A है ये क्या है, प्रथम पद, और D आपके क्या है, सारू अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है आपके यहाँ पर सारू अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ज्ञात करना है तो उस एपी में कितने पद हैं, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ। D बराबर आप बता सकते हैं A2 माइनस A1, और या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा सूत्र आपको याद रखना है कि एक समांतर श्रेणी एक एपी है उसका nवां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो आप बता सकते हैं an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D, जहाँ पर an क्या है आपके अंतिम पद, और अंतिम पद को L से भी लिखा जाता है, और A है आपके प्रथम पद, और n है आपके कुल पदों की संख्या, D आपके सारू अंतर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4 है आपके अंतिम पद से nवां पद। अगर आपको कोई एपी दे रखी है उसका जो अंतिम पद है उससे आपको कोई पद पूछा जाए, या फिर अंतिम पद से nवां पद आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है an माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। और 5 नंबर है आपके एपी के प्रथम n पदों का योग। अगर आपको एपी के प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला लगेगा आपके Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ये सूत्र आपको कब यूज करना है योग ज्ञात करने में, तब जब यूज करना है जब आपको A और an दिया गया है। ओके, क्वेश्चन में A यानी प्रथम पद और अंतिम पद अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप इस सूत्र से Sn ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 A प्लस an। उसके बाद में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपके काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है आपके Sn बराबर Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स, और ये आपके देखिए इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। वैसे एक बेसिक तौर पर जो एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, और यदि DE समांतर है BC के, तब देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा ABC, इसका नाम है ABC। यहाँ पर दो भुजाएं हैं AB, यहाँ पर दो भुजाएं हैं, एक तो है आपके AB और एक है आपके AC। इन पर दो बिंदु स्थित हैं, इस पर D बिंदु, इस पर E,
और इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा DE। ये DE किसके समांतर है? BC के समांतर है। और ये तभी समांतर होगा जब इनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो इनको अगर हम रेशो के रूप में लिखेंगे तो AD बटा DB और AE बटा EC, ये आपको याद रखना है। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है आपके, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसमें पहला फॉर्मूला आपको याद करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपके अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है आपके मूल बिंदु से दूरी। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपके अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र है जिसमें x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 और y इक्वल होगा आपके m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। और यहाँ पर जो नोट दिया गया है इसको आपको जरूर पढ़ना है कि जहाँ m1 और m2 क्या है? आपके अनुपात हैं। और उसके बाद में मध्य बिंदु है जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ज्ञात करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपके x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y इक्वल होगा आपके y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है आपके त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, तो बगैर फॉर्मूले के आप ये चैप्टर सोल्व नहीं कर सकते, इसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें ये आपको याद रखना है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। और यहाँ से दो नए सूत्र और आप बना सकते हैं। अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आपको आधार स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसमें तीन फॉर्मूले मैंने बताए हैं। और उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ट्रिक याद रखनी है LAL बट्टे KKA। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। और इस ट्रिक से देखिए, ये ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा, ये आपके कोस थीटा, ये आपके टेन थीटा, ये आपके कोसेक थीटा, ये आपके सेक थीटा, ये आपके कोट थीटा। तो इसी प्रकार से ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब देखिए अगर आपको साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है तो साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर L बट्टा K यानी लंब बट्टा कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं P बट्टा H। P से मतलब है परपेंडिकुलर, H से मतलब है हाइपोटेनियस। और कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं B अपॉन H। B से है आपके बेस और H से है हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और तीन इसके अपोजिट है। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर आपके आधार बट्टा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और टेन थीटा का अपोजिट क्या है? कोट थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार। तो कोट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आधार बट्टे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके त्रिकोणमिति सारणी यानी जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, ये भी आपको याद करनी है। इसके बगैर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए साइन 30 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। और आपको पूछे कि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। और सेक 45 का मान होता है √2। तो ये पूरी टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो साइन का व्युत्क्रम होता है आपके कोसेक। तो साइन बराबर में लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक। और कोस बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक, क्योंकि कोस है वो सेक का क्या है? व्युत्क्रम।
और टेन बराबर में लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट या फिर साइन अपॉन कोस। और यहाँ पर देखिए इसके अपॉन में 1 रखेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन इंटू कोसेक। साइन इंटू कोसेक बराबर क्या बनेगा 1, और कोस इंटू सेक क्या बनेगा 1, और टेन इंटू कोट क्या बनेगा 1। ये भी आपको याद रखना है। और कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन, सेक होता है आपके 1 अपॉन कोस, कोट होता है आपके 1 अपॉन टेन या फिर कोस अपॉन साइन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, कुछ आइडेंटिटीज हैं आपके, इनको भी याद करना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इससे आप 2 नए सूत्र बना सकते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर बाहर लाना है तो साइन स्क्वायर को बाहर लाइए, और ये प्लस का कोस स्क्वायर है 1 के माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर इक्वल होगा आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी है आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे आप 2 नए सूत्र बना सकते हैं। 1 बराबर बनेगा आपके सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बनेगा आपके सेक स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद में तीसरी आइडेंटिटी है आपके यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इससे आप 2 नए फॉर्मूले बना सकते हैं। 1 बराबर बनेगा आपके कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर बराबर बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूले सभी आपको याद करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो इसमें पहला फॉर्मूला है आपके वृत्त का व्यास और त्रिज्या है, उसमें क्या संबंध होता है d बराबर 2r। ओके। और दूसरा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तीसरा है आपके वृत्त की परिधि या परिमाप यानी एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। और चौथा फॉर्मूला है आपके अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में 5 नंबर है आपके अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। और 6 नंबर है आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और 7 नंबर है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला है संगत चाप की जो लंबाई है उसको एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 या फिर पाई आर थीटा बटे 180। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8 नंबर है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और 9 नंबर है आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और 10 है आपके यानी 10 नंबर पर है जब त्रिज्या व चाप की लंबाई दी गई हो, यानी कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है, चाप की लंबाई यानी एल का मान दिया गया है, तब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका क्या फार्मूला बनेगा ए बराबर, ए से आपके है एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल इंटू आर। और 11 नंबर है आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद में 12 नंबर पर है आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 12 है आपके, चैप्टर नंबर 12 आप देख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट फॉर्मूला है आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। दूसरा है आपके घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब। और तीसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और 4 नंबर है घनाभ का आयतन, तो इसका सूत्र है आपके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 5 नंबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है आपके 2 पाई आर एच। और 6 नंबर है आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। उसके बाद में 7 नंबर है आपके बेलन का आयतन, तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। 8 नंबर है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 9 नंबर है गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में 10 नंबर है आपके
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। और 11 नंबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। 12 नंबर है अर्धगोले का आयतन, इसका फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में 13 नंबर है आपके शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। और 14 नंबर है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। और 15 नंबर है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका सूत्र है एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 16 नंबर है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में ये नोट आपको जरूर याद करना है, जहां आर है आपके रेडियस यानी त्रिज्या, एच है आपके ऊंचाई, पाई का मान या तो आपको 22/7 रखना है सभी जगह पर। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 आपको कहे कि पाई की जगह आपको 3.14 रखना है तभी रखना है, अन्यथा आपको 22/7 रखना है। और एल क्या है आपके तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, जिसमें मीन मोड मीडियन है। तो इसमें फर्स्ट है आपके माध्य, माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, अक्ष बार से। तो इसका सूत्र है आपके आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। और दूसरा है आपके वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे 2। तो तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में थर्ड है आपके माध्यक यानी मीडियन, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर दो सिचुएशन है आपके, जब आंकड़ों की कुल संख्या यानी n का मान क्या हो, एक सम संख्या हो, तब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा आपके n बट्टे 2वां पद और प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद, और बट्टे में क्या है आपके 2। और दूसरी सिचुएशन है कि जब आंकड़ों की कुल संख्या यानी n का मान क्या हो, एक विषम संख्या हो, तब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र बनेगा n प्लस 1 बट्टा 2वां पद। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके समांतर माध्य या प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। और सेकंड है आपके कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन, अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। और अगर आपको पग विचलन माध्य ज्ञात करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ और इनटू में क्या है आपके h। उसके बाद में है आपके बहुलक यानी मोड, और बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं, z से। तो इसका फार्मूला है l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में है आपके h। उसके बाद में है माध्यक यानी मीडियन, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला बनेगा आपके l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ और गुणा में एच। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो इन तीनों में ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं तीनों, माध्य माध्यक बहुलक यानी मीन मोड मीडियन। तीनों में क्या रिलेशन है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 है प्यारे बच्चों आपकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में आपके ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है होने की प्रायिकता। और होने की प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई से। और न होने की प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई बार। तो पीई और पीई बार इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या संबंध है आपके, तो पीई प्लस पीई बार बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता का सूत्र है आपके, होने की प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई से। और होने की प्रायिकता बराबर क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र आपको याद रखना है। और इसके अलावा कुछ सामान्य सूत्र हैं आपके जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सूत्र आपके हर चैप्टर में यूज होते हैं। कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बीच में या कहीं पर भी इन फॉर्मूलों का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सामान्य सूत्र आपको दिए गए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड है ये आइडेंटिटी है आपके सर्व समीका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपके a प्लस बी और a माइनस बी।
उसके बाद में नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कुछ सामान्य सूत्र हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। बाकी कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं, तो अच्छे से आपको ये सारे फॉर्मूले तैयार करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।